आज नीतीश कुमार ममता बनर्जी से मिले, उसके बाद अखिलेश यादव से मिले, उनके साथ तेजस्वी यादव भी थे। इससे पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, खड़गे, राहुल गांधी से मुलाकात हो चुकी है। चंद्रशेखर राव से भी वो पहले मिल चुके हैं। फॉर्मूला क्या है सोचिए, मीडिया में बवाल मच गया है। मैंने सारे जो सवर्ण रिपोर्टर हैं, चित्रा त्रिपाठी क्या विपक्ष एकजुट होगा, प्रकाश झा क्या विपक्ष एकजुट होगा, तमाम लोगों के पेट में मरोड़ उठ रहा है, दर्द उठ रहा है कि विपक्ष एकजुट होगा। दरअसल 2024 के लिए प्लान बन चुका है। सत्यपाल मलिक ने भी ये बात कही थी कि अगर बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट दिया जाए तो बीजेपी गायब हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा बीजेपी की पार्टी कहां से है। दरअसल जब तक राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान थी और राहुल गांधी पर फैसला नहीं आया था, तो वहां के जो सवर्ण नेता हैं कांग्रेस के, वो राहुल गांधी को समझा रहे थे कि आपको अरविंद केजरीवाल से भी दिल्ली में लड़ना है और बीजेपी से भी, नवीन पटनायक से भी गुजरात में लड़ना है और बीजेपी से भी, पश्चिम बंगाल में ममता से भी लड़ना है और बीजेपी से भी, तेलंगाना में केसीआर से भी लड़ना है और बीजेपी से भी। और ये हो नहीं सकता है। अब जो फॉर्मूला बना है एक के मुकाबले एक, मतलब बंगाल में ममता लड़ेंगी, उड़ीसा में नवीन पटनायक लड़ेंगे, अखिलेश, चंद्रशेखर और जयंत चौधरी लड़ेंगे, यूपी में, बिहार में आरजेडी जेडीयू कांग्रेस गठबंधन लड़ेगी। तो ये फॉर्मूला आया, मतलब एक पर एक, मामले को ट्रायंगुलर नहीं होने देना है। केजरीवाल पंजाब में और दिल्ली में लड़ेंगे, तेलंगाना में केसीआर लड़ेंगे, और इसको लेकर कांग्रेस के सवर्ण नेता तैयार नहीं थे। लेकिन जब से राहुल गांधी को सजा हो गई है और उनको आज 8 साल का बैन लग गया है, उसके बाद से खड़गे जी ने तो कम से कम मान लिया है। फैसला ये हुआ है कि सबसे पहले बीजेपी को 100 के आसपास रोक दिया जाए। अब मीडिया क्या कर रही है, खबर चला रही है कि आखिर प्रधानमंत्री कौन, इसका भी काट उन्होंने निकाल लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पर कुछ बोलना ही नहीं है। अब बीजेपी की भी अपनी रणनीति है, वो पीछे नहीं रहने वाली है। संसाधन है, स्ट्रैटेजी है, लागू को जानती है। तो सोचिए अमित शाह ने क्या कहा। अमित शाह ने कहा कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे मुसलमानों को। मैं बार बार कह रहा था, यूपी बिहार में जो जाति जनगणना के मामले में बीजेपी बैकफुट पर है, अब उसके बाद उसका नारा होगा कि जाति जनगणना तो कराएंगे, लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन से मुसलमानों को बाहर करेंगे। इसका हो सकता है कि पोलराइजेशन हो, जिस तरह से उन्होंने अपनी दक्षिण भारत की एक रैली में ये बात कही है कि SC ST OBC का आरक्षण पर हक है, मुसलमानों को बाहर करेंगे। आपको बता दूं कि कई हद तक जो सवर्ण मुसलमान हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने कभी माना ही नहीं कि मुसलमानों में भी जातिवाद है। अब बीजेपी को मौका मिल गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि मुस्लिम समाज के लोग बैकवर्ड हैं, सोशली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, और उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी के पास एक बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा सवाल यह है। तो ये 2024 के लिए प्लानिंग हो रही है, और इस प्लानिंग में नीतीश कुमार लगभग सफल होते दिख रहे हैं। एक बात तो तय है, इस देश में मुस्लिम, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी के लोग और किसान जातियां, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, इनका जो राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। अब मामला बीजेपी की कोशिश है कि नवीन पटनायक को अपने पाला में लाया जाए, जगन मोहन रेड्डी को अपने पाला में लाया जाए, जो बिहार में नुकसान हो, जो उड़ीसा, जो यूपी में नुकसान हो। शरद पवार को अपने पाला में लाया जाए ताकि कम से कम महाराष्ट्र के नुकसान को रोका जाए। दरअसल इस स्ट्रैटेजी से बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश में होता दिख रहा है। मतलब 200 सीटों का नुकसान जो होता दिख रहा है, उसकी भरपाई के लिए बीजेपी की कोशिश है कि उन राज्यों में जहां बीजेपी ने पहले खराब प्रदर्शन किए, जैसे केरल, तेलंगाना, आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में पैर जमाया जाए, नॉर्थ ईस्ट में उनको आ जाएगा सीट। तो ये कोशिश है, लेकिन ये अंतर इतना ज्यादा, अगर शरद पवार चले भी जाते हैं तो भी 50-50 का मामला रहेगा महाराष्ट्र में। तो ये सारे मसले हैं। 2024 के नीतीश कुमार ने जो जाल बुना है, उस जाल का काट अभी फिलहाल बीजेपी के पास नहीं है। कांग्रेस ने भी मान लिया है, ममता जी ने भी मान लिया है, अरविंद केजरीवाल ने भी मान लिया है। 2 बड़े फैक्टर इस चुनाव में, मायावती जी और ओवैसी, 2 ही रास्ता। अगर ये दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो अब या तो इनके जो कैडर वोट है वो तय करेगा कि इनके साथ जाएंगे तो वोट काटेंगे,
या फिर हमको बीजेपी को हराने के। लेकिन एक बात तो है कि दोनों के जो कैडर वोट हैं वो किसी कीमत पर, वो मायावती जी को पसंद करते हैं, ओवैसी को भी पसंद करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि बीजेपी ना आए। और इस स्थिति में अगर इस तरह की गठबंधन बनेगी और ओवैसी और बीएसपी अगर इन गठबंधनों में नहीं हिस्सा लेते हैं तो फिर इनकी बड़ी कम संभावना है कि ये कुछ बड़ा कर पाएंगे, क्योंकि इन दोनों के जो कैडर वोटर है वो कम से कम बीजेपी के पक्ष में। और उसके दिमाग में जैसी ये बात जाएगा कि अगर मैं ओवैसी साहब को वोट देता हूं या बीएसपी को वोट देता हूं तो नुकसान जो फायदा जो है बीजेपी को होगा। और ये परसेप्शन बनाने में भी लोग कामयाब होते दिख रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि अगर ये दोनों लोग विपक्ष के गठबंधन में आते हैं तो फिर बीजेपी का सुपरा साफ हो जाएगा, क्लीन स्वीप हो जाएगा, क्योंकि बीएसपी बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी है। ओवैसी के साथ मुसलमानों का सेंटीमेंट तेजी से जुड़ रहा है। तो ये दोनों फैक्टर बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री के मुद्दे पर ये लग रहा है कि यही फॉर्मूला चलेगा कि जिस पार्टी के हिस्से में सबसे ज़्यादा सीटें होंगी उसका प्रधानमंत्री हो सकता है, या फिर एक ऐसे नेता को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है जिनके पास लंबा अनुभव हो। इस स्थिति में एक बात तो तय है कि 2024 का प्रधानमंत्री कोई SC ST OBC ही होगा। कोई दलित समाज से हो सकता है, पिछड़े समाज से हो सकता है, अल्पसंख्यक समाज से हो सकता है। ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी है, बड़ा खेल है। फिलहाल नीतीश कुमार इसमें सफल होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है और सबसे बड़ा जो मसला है कि आखिर विपक्ष के पास, अपोजिशन के पास बीजेपी से लड़ने की तो प्लानिंग है, लेकिन वो मीडिया से कैसे लड़ पाएंगे, क्योंकि मीडिया जो है वो लगभग 10% वोटों को हवा बनाता है, बिगाड़ता है। ऐसे में अभी भी मीडिया का जो रुख है वो सत्ता के साथ है। ऐसे में सोशल मीडिया इनका विकल्प है, लेकिन देखते हैं कि ये लोग कितना इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। आप लोग बताइए कि क्या नीतीश कुमार अपनी रणनीति में सफल होंगे? ये तो लगभग तय हो गया है। सभी पार्टियों ने मान लिया है कि बीजेपी को ट्रायंगुलर मुकाबला करके नहीं हराया जा सकता है, आमने सामने के मुकाबला में हराया जा सकता है। और प्रधानमंत्री के मामले पर भी पेच फंसता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में मोदी जी की कोशिश है, बीजेपी की कोशिश है, वो आज केरल में रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जबकि चुनाव कर्नाटक में है। वो तेलंगाना में जोर देंगे, केरल पर जोर देंगे, उड़ीसा पर जोर देंगे, बंगाल पर जोर देंगे। लेकिन अगर मामला आमने सामने का होता है तो उन राज्यों में, खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां बीजेपी पहले से सीटें जीत कर आई है, वहां उनके लिए संभावना खत्म हो रही है। जिन राज्यों में बीजेपी ने अच्छा नहीं किया है पहले, उन राज्यों में संभावना बन सकती है। शरद पवार बड़े फैक्टर होंगे। अगर शरद पवार निकलते हैं गठबंधन से और बीजेपी के साथ जाते हैं तो महाराष्ट्र में बीजेपी को फायदा हो सकता है। लेकिन प्रकाश अंबेडकर, शिवसेना और कांग्रेस भी मजबूत अलायंस के तौर पर है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।